सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में, जहां पे हम हर रोज़ एक खास अंदाज के अंदर अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ करके। आज भी उसी अंदाज में इस एडिटोरियल को लेंगे। फोकस ऑन द कर्व इसका टाइटल है। तीनों चीज़ों को एक साथ में लेकर के चलूँगा, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन को। एक गुजारिश आपसे करूँगा, एडिटोरियल बड़ा ईजी है। आप इस वीडियो पे पहले इसको पॉज करके खुद पढ़ने की कोशिश करें एडिटोरियल को, फिर इस वीडियो को चला करके जो सेंटेंसेस समझ में नहीं आए और जो कॉन्सेप्ट मैंने अलग से लिए ग्रामर के उनको देखें, है ना। आज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो आपको कई बार बुक्स में नहीं मिलता, ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा वो, तो उसको देखें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पाएँ लेक्चर का। कह रहा फोकस ऑन द कर्व, ध्यान दो, पूरा का पूरा फोकस डालो कर्व के ऊपर। कर्व क्या होता है? ग्राफ। अच्छा, कौन सा ग्राफ है? कह रहा ऑन इंडियाज़ कोविड-19 नंबर्स, लिखा हुआ है एडिटोरियल इंडिया के कोरोना वायरस 19 कोविड-19 जो नंबर्स आंकड़े आ रहे हैं उसके ऊपर। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कोरोना के साथ में बार बार कर्व क्यों लगता है। आप हर आर्टिकल में देखोगे कहीं कर्व लिखा होगा, कहीं फ्लैटनिंग द कर्व लिखा होगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, आप ज़िंदगी भर के लिए समझ जाओगे बीमारियों के साथ इसका क्या कनेक्शन है। देखो, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ ना, मान लो ये डेली डेथ्स का ग्राफ है या डेली इन्फेक्शंस का ग्राफ है। देखो, आज इतने इन्फेक्शन, अगली डेट को इतने, अगली डेट को इतने। इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो ग्राफ क्या ऊंचा होता जाएगा, है ना, ऊंचा होता जाएगा। ये ग्राफ को कहते हैं कर्व। सब लोग कहते हैं इस ग्राफ के ऊपर आपको ध्यान देना है, इस ग्राफ को ज़्यादा ऊंचा नहीं होने देना, मतलब इन्फेक्शंस को रोकना है। अगर उसको रोकने का तरीका क्या है, जैसे ही आपके इन्फेक्शंस कम होंगे ना, ये ग्राफ ऊंचा चढ़ने की बजाय ऐसा हो जाएगा। देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको कहते हैं कर्व का फ्लैटन होना। देखो, फ्लैट होता जा रहा है यहाँ पे। सबकी, हर देश की यही मंशा है कि हम कर्व को फ्लैट कर दें, मतलब क्या, डेली इन्फेक्शंस को हम कम कर दें। जैसे ही आपका कर्व फ्लैट होता है ना, आपको मालूम चल जाता है अब कोरोना के मरीज बहुत कम बचे हैं देश में, उनका इलाज कर दो, हमारा कोरोना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? हर डिजीज़ के साथ यही होता है। हर आदमी, हर नेशन, हर दुनिया का देश कोशिश यही करता है हम इस कर्व को फ्लैटन कर दें, फ्लैट कर दें, ताकि डिजीज़ ख़त्म हो जाए। इसलिए कर्व नाम के वर्ड को आप बार बार कोरोना वायरस के साथ देखते हैं। सब लोग यही कहते हैं इस कर्व पे ध्यान दो, कर्व पे ध्यान दो, इसको ज़्यादा ऊंचा मत चढ़ने दो। बढ़े आगे। कह रहा है रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स थ्रू एक्यूरेट डेटा। कह रहा है रिड्यूस करने का जो काम है ना, रफ्तार को, पेस तो जानते हैं ना, रफ्तार। कह रहा है रफ्तार को रिड्यूस करने का काम है। अच्छा, किसकी रफ्तार? ऑफ लगा के बता रहा है, नए इन्फेक्शंस की, नए जो हैं कोरोना के केसेस की। कह रहे रफ्तार को रिड्यूस करने का काम है, डिपेंड करता है, पूरी तरह से जो है निर्भर है लोकेट करने पे, हॉटस्पॉट्स को ढूंढने पे, हॉटस्पॉट्स को, और किसके जरिए? कह रहे जरिए एक्यूरेट डेटा के, बिल्कुल सही से साफ सुथरे डेटा के जरिए। समझ गए ना? कह रहे इन्फेक्शंस को रोकना है ना, उसके लिए आपके पास सही डेटा होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो आपको इन्फेक्शंस को रोकना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप समझते हो 5000 मरीज हैं, मरीज है 5 लाख, कभी इन्फेक्शन नहीं रुकेगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट ग्रीन है, वर्ब पिंक है, और खाली इस एडिटोरियल में, इस लाइन में नहीं, पूरे के पूरे एडिटोरियल में सब्जेक्ट और वर्ब्स मैंने ग्रीन किए हुए हैं। आपको मालूम है जो लड़का या लड़की सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पा रहा, रूल रट्टे मार करके अपना सत्यानाश करेगा। वो सत्यानाश नहीं करना, आपको बेसिक से चीज़ों को समझना है, चीज़ों के पीछे जाना है, कहाँ से रूल निकले हैं। समझ गए ना? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, उसके बाद रूल सीखोगे आप मेरे साथ धीरे धीरे। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ छोटी सी, जो आप लिखने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कोरोना को हराने का अब एक नया तरीका है जो सब जान गए हैं। तरीका क्या है? आप कोरोना की ऐसी बीमारी का सबके दिमाग से डर निकाल दो, एक्यूरेट डेटा को कर दो पब्लिश, लोगों को बता दो इससे क्या होता है क्या नहीं होता, सबकी टेस्टिंग कर डालो, साथ में इससे जुड़े जो लोगों के डर है ना उनको निकाल दो कि पुलिस आपको ले जाएगी, हॉस्पिटल में आपको रखेंगे, ऐसा कुछ मत करो। आप लोगों को सही सही बताओ किस तरह से कोरोना का इलाज होता है। जैसे लोगों के दिमाग से डर निकलेगा ना, लोग खुद ब खुद आकर के आपको रिपोर्ट करेंगे कि आओ और हमारा इलाज करो। समझ गए? कहने का मतलब ये, जैसे HIV को आपने लोगों के दिमाग से डर निकाला, HIV को, आज HIV से लोग नहीं मरते हैं, आप वही काम बड़ी जल्दी कोरोना पे भी कर सकते हो। सारा का सारा डर दिमाग से निकाल दो, एक्यूरेट डेटा को पब्लिश कर दो, और स्टिमुलस मेजर्स को साथ में लेते आओ। लोगों को जो है भूख ना लगे इस लॉकडाउन के दौरान, लोग खुद ब खुद आकर के अपना इलाज करवाएंगे कोरोना का। समझ गए क्या टोन है इसकी? एडिटोरियल सजेस्टिंग टोन के अंदर है, पूरी तरह से एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। एनालाइजिंग और सजेस्टिंग मैं इसकी टोन बोलूँगा। एक समरी को आप भी लिखने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में डालें जरूर से। 10 दिन समरी लिख करके देखोगे ना, आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शुरू कर रहा हूँ। कह रहा एज इंडिया प्रिपेयर्स टू पार्शली रिलैक्स द नेशनल लॉकडाउन for COVID-19 in zones that do not have high concern from April 20। कह रहे जैसे कि
एज कंजंक्शन जब भी शुरू में आ जाए उसका मतलब होता है जैसे कि। कह रहे जैसे कि या जैसे ही इंडिया प्रिपेयर करता है, इंडिया शुरुआत करता है क्या करने की, पार्शली आंशिक तौर पे, पार्टली रिलैक्स करने की नेशनल लॉकडाउन को। अच्छा, लॉकडाउन किस चीज़ का है, कोविड-19 का। और कहाँ पे रिलैक्स करने की बात कर रहा है, प्रिपेयर कहाँ पे हो रहा है, कह रहा है उन जोन्स के अंदर जो कि नहीं रखते हैं, जिनमें नहीं है हाई कंसर्न, ज़्यादा चिंता की बात। समझ गए ना। कह रहा है जैसे इंडिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है ऐसे जोन्स के अंदर। कब से, अप्रैल 20 से। कह रहे अटेंशन जो है ना, सारा का सारा जो फोकस है वो कहाँ फोकस्ड है, वो कहाँ लगा हुआ है, कह रहे ऑन हाउ सक्सेसफुल फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ इन्फेक्शन हैज़ बीन। कितना कामयाब फ्लैटन करने का जो काम है ना कर्व को, जो मैंने ऊपर अभी आपको ऊपर बताया था, कितना कामयाब ये काम इन्फेक्शन का रहा है, हैज़ बीन। समझ गए सेंटेंस को। फ्लैटनिंग द कर्व मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आपको समझ में आए क्या काम है ये। फ्लैटनिंग द कर्व मतलब इन्फेक्शंस की रेट को कम करना। तो जैसे इंडिया प्रिपेयर कर रहा है इस तरह के काम को उन जोन्स के अंदर जिनमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है, अप्रैल 20 से सारा ध्यान फोकस्ड है कितना सक्सेसफुल, कितना कामयाब इंडिया फ्लैटन द कर्व के काम को करने में रहा है, इस इन्फेक्शन के हैज़ बीन रहा है। समझ गए। आ जाओ इसके पीछे की ग्रामर में कुछ है नहीं सिवा सब्जेक्ट वर्ब के। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा। देखो, कंसर्न नाम से वर्ड से ही वो सारे मेरे को याद आए, वो सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ नोट कर दिए। 4 स्पेशल वर्ड्स हैं, 5 हैं वैसे तो ऑपोजिट भी है ना। 4 ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो क्या करते हैं, ये किसी सब्जेक्ट के, किसी नाउन के आगे और किसी नाउन के बाद में दोनों तरफ लग सकते हैं। ये सारे के सारे हैं एडजेक्टिव्स, नाउन को करते हैं मॉडिफाई। नाउन से पहले भी आते हैं और नाउन के बाद में भी आते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले आते हैं तो इनका कुछ और मतलब होता है और बाद में आते हैं तो इनका कुछ और मतलब होता है। ये 4-5 ही ऐसे हैं, आपको इनको सबको सीखना है क्योंकि इनके ऊपर आपको अच्छे से एरर बना करके देगा, आपको समझ में नहीं आएगी कैसे यूज़ करना है इनको। मैं आज 4 में से सिर्फ 2 आपको बताऊंगा, 2 किसी और दिन की क्लास में लूँगा। आज हम लेने वाले हैं कंसर्न्ड और रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। देखो कैसे, कंसर्न अगर किसी नाउन से पहले आ जाए उसका मतलब क्या है, वो नाउन है वरिड। कंसर्न मतलब चिंतित, है ना। कंसर्न मैन मतलब चिंतित आदमी। कंसर्न वुमेन मतलब जो है परेशान औरत। समझ गए ना। कंसर्न चाइल्ड मतलब परेशान बच्चा। अगर कंसर्न किसी नाउन के बाद में आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड। द चाइल्ड कंसर्न्ड, रिलेटेड चाइल्ड। द वुमेन कंसर्न्ड, रिलेटेड वुमन। द मैन कंसर्न्ड, रिलेटेड मैन। समझ रहे हो। मैं आपको भी ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगा, एक बार इसको यूज़ करते हैं फिर आप अच्छे से समझोगे। कंसर्न को पहले और बाद में दोनों तरफ मैं लेकर के दिखाता हूँ आपको। कह रहे दे मेट विद द कंसर्न्ड ऑफिसर टू लॉज देयर कंप्लेंट। वो लोग अपनी कंप्लेंट को लॉज करने के लिए, फाइल करने के लिए कंसर्न्ड ऑफिसर से मिले। समझ गए ना। कंसर्न्ड ऑफिसर कौन सा ऑफिसर होगा, जो ऑफिसर ने इस कंप्लेंट को लिखना था। अब सारे ऑफिसर तो कंप्लेंट लिखते नहीं, जिसको लिखनी थी उसके पास वो पहुंच गए, उससे जाकर के मिले। अब देखो इस सेंटेंस पे गलती क्या होगी, मैंने कंसर्न को लगा दी ऑफिसर से पहले। जैसे ही मैंने ऑफिसर से पहले कंसर्न को लगाया, जैसे ही मैंने कंसर्न को एक नाउन से पहले लगाया, इसको बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही नाउन को कंसर्न को नाउन से पहले लगाया, उस नाउन का बन गया वरिड। तो वो किससे मिले, परेशान ऑफिसर से मिले क्या। ऐसा ऑफिसर जो घर परिवार से परेशान था, बीवी झगड़ा करती थी, बच्चे बात नहीं मानते थे, है ना। ऐसे ऑफिसर्स थोड़ा ना मिले, वो तो मिले ऑफिसर से जो इस बात से कंसर्न था, रिलेटेड था। मतलब इस कंसर्न की इस प्लेसमेंट यहाँ पे गलत हुई है। पहले लग करके इस ऑफिसर को परेशान ऑफिसर बना रहे, हमें लगाना है इस ऑफिसर के बाद में, ताकि हमें पता लगे रिलेटेड ऑफिसर से वो जाकर के मिले, जिसको कंप्लेन लिखवानी थी उससे जाकर के मिले। समझ गए मेरी बात को। कंसर्न पहले आ जाता तो ऑफिसर कौन सा हो जाता, परेशान ऑफिसर। कंसर्न बाद में आ गया तो ऑफिसर कौन सा हो गया, रिलेटेड ऑफिसर। और देखो, द मदर कंसर्न कॉल हर सिक सन टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। जो कंसर्न मदर थी, जो परेशान माँ थी, अपने बच्चे को उसने फ़ोन किया उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। माँ परेशान थी, बच्चे को फ़ोन कर लिया, बड़ा अच्छा काम किया। पर हुआ क्या यहाँ पे, मदर के बाद मैंने लगा दिया कंसर्न। देखो कंसर्न किसी नाउन के बाद आता है तो मतलब क्या होता है, रिलेटेड। ये कौन सी मदर है, रिलेटेड मदर। अच्छा, 2-3 मदर्स हैं इस बच्चे की, एक तो उससे रिलेटेड है, एक रिलेटेड नहीं है। ऐसा होता है क्या, माँ तो एक ही होती है ना। कंसर्न का मतलब यहाँ माँ की चिंतित होने के लिए था, माँ की परेशानी के लिए था, तो कंसर्न को यहाँ से निकाल के हम रख देंगे द के बाद माँ से पहले। अब कौन सी माँ हो गई ये, परेशान माँ हो गई ये। कह रहे द कंसर्न मदर कॉल्ड हर सिक टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। परेशान माँ ने अपने बच्चे को फ़ोन किया। समझ गए। बाद में आएगा तो रिलेटेड, पहले आएगा तो परेशान।
चलो अब ऐसे ही दूसरा अपना वर्ड है कौन सा, रिस्पॉन्सिबल। जब जब रिस्पॉन्सिबल किसी नाउन से पहले आता है उसका मतलब होता है जिम्मेवार इंसान। कैसा इंसान, पॉजिटिव वे में जिम्मेवार इंसान जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। और जब जब किसी नाउन के बाद रिस्पॉन्सिबल आता है तब तक क्या बन जाता है वो, ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार हो, चाहे वो चीज़ अच्छी चीज़ हो चाहे वो चीज़ बुरी चीज़ हो। समझ गए मेरी बात को। रिस्पॉन्सिबल पहले आएगा तो आदमी होगा अच्छा इंसान, रिस्पॉन्सिबल बाद आएगा तो कोई चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वैसा जिम्मेवार है या नहीं वो अलग बात है, पर किसी काम के लिए वो जिम्मेवार है। अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है। अब देखो, शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल वुमन फॉर दिस लॉस, वही इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल वुमन है, यही जिम्मेवार वुमन है, औरत है इस लॉस के लिए, पूरे नुकसान की जिम्मेदारी उस पर है। अब देखो रिस्पॉन्सिबल आ गया वुमन से पहले, इसने क्या बताया, लॉस की बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, पर रिस्पॉन्सिबल वुमन से पहले आके बता रहा है वुमन बड़ी जिम्मेदार है। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव वे में इस वुमन को दिखा रहा है, यूँ कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल वुमन है, बहुत जिम्मेदार औरत है और लॉस भी उसने कर दिया। बात हो गई गलत, ये रिस्पॉन्सिबल को मुझे लाना था इस वुमन के बाद में, अब ये सेंटेंस होगा सही। अब ये बनेगा यही वो औरत है जो कि जिम्मेदार है इस लॉस के। जैसे रिस्पॉन्सिबल इस वुमन से पहले लगा ना, ये वुमन बन गई जिम्मेदार औरत, पर अच्छे वे के अंदर है ना, जो सब अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, बच्चों को कैसे संभालना है, जो भी काम करना वो कैसे करना है, समझ रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबल बाद में लगा के इस लॉस से हमने इसको कनेक्ट किया, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। और एक सेंटेंस देखो, ही इज अ मैन रिस्पॉन्सिबल एंड नीड्स टू बी हायर्ड फॉर दिस पोजीशन। ही इज अ मैन रिस्पॉन्सिबल एंड नीड्स टू बी हायर्ड फॉर दिस पोजीशन। वो एक मैन है जिम्मेदार किसी काम के लिए और ज़रूरत है उसको पोजीशन पे नोट जो है हमें लेने की, हायर करने की। अरे रिस्पॉन्सिबल मैन है, वो जिम्मेदार आदमी है, इन जनरल पॉजिटिवली जिम्मेदार है, वो हर काम की जिम्मेदारी समझता है। मैन के बाद नहीं मेरे भाई, मैन के पहले लगेगा। समझ गए क्यों लगेगा, पॉजिटिव वे में जिम्मेदार आदमी है, हमें इस जॉब में उसकी ज़रूरत है, पॉजिटिव वे में जिम्मेदार है तो मैन से पहले। और अगर किसी काम के लिए जिम्मेदार होता, मैं लिख देता ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग, वो मैन रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर के लिए, है ना, तो तब आता रिस्पॉन्सिबल बाद में। ये दो वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए, इन्वॉल्व और प्रेजेंट में आपको फिर बताऊंगा। जो धुनी लोग हैं ना, जिनको ज़्यादा अच्छा है पढ़ने की, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे स्टूडेंट्स, वो खुद कोशिश कर सकते हैं नेट पे इसको निकालने की, सब कुछ पढ़ा नेट पे। इन्वॉल्व और प्रेजेंट को किस तरह से अपने बाद में और शुरू में यूज़ करते हैं, अगली क्लास के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन दोनों कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप समझ गए हो तो 4 क्वेश्चन है फटाफट से, शायद किसी में नो एरर भी हो सकती है, ऐसा ना सोचे सब में एरर है। कोशिश करके मुझे बताएं किसमें ये एडजेक्टिव्स की प्लेसमेंट मैंने गलत की है, सही किया है, गलत किया, 1 या 2 या 3 या 4 में से किस में सही है किस में गलत है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है there is some evidence based on reported cases put out by the health ministry that for a 48-hour cycle ending April 17, the growth in total cases was slower than during the preceding comparison period। कह रहे वहाँ कुछ एविडेंस है, थोड़े से तथ्य प्रमाण है, सम एविडेंस है। अच्छा कैसे एविडेंस है, कह रहे जो बेस्ड ऑन है, जो कि आधारित है रिपोर्टेड केसेस पे। अच्छा रिपोर्ट किसने की है, जो कि पुट आउट हैं, जिनकी जो है डिक्लेरेशन की गई है, जिनको छापा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और एविडेंस क्या है, दैट वो ये कि कह रहा 48 घंटे का जो साइकिल है ना, जो कि एंड हुआ अप्रैल 17 को, मतलब अप्रैल 15 से अप्रैल 17 के साइकिल की बात कर रहा है। कह रहे साइकिल के दौरान ना जो ग्रोथ थी, जो चढ़ाव था टोटल केसेस का, वो ग्रोथ थी कम, वॉज स्लोअर। और किसके मुकाबले स्लोअर थी वो, कह रहा देन बजाय उस मुकाबले ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कंपैरिजन पीरियड, उससे पहले का जो कंपैरिजन पीरियड था उसके मुकाबले। मतलब अप्रैल 15 से 17 के अंदर जो ग्रोथ थी, उससे पहले आने वाले किसी पीरियड की ग्रोथ से वो कम रही है। अब देखो कितनी रही है, 16% वर्सेस 28%, 16% जो है मुकाबले 28% के। तो पहले 28 थी, अप्रैल 17 को हमने नोट की तो वो निकली 28% इस 48 आवर के साइकिल के अंदर। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने आपको परसों जो कॉन्सेप्ट बताया था डमी सब्जेक्ट वाला, वो फिर से अप्लाई हो रहा है। सम एविडेंस सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, देर यहाँ पे एडवर्ब है। आपको लग सकता है यहाँ पे देर एक सब्जेक्ट होगा, एक्चुअल में सब्जेक्ट है देर, जो है सम एविडेंस। सम एविडेंस एक ऐसा काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस को आप गिन नहीं सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। सम वाटर इज़ ऑन द फ्लोर, सम मिल्क इज़ बीइंग वेस्टेड, सम एविडेंस
इज़ बीइंग फाउंड। समझ गए ना, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज़ करते हैं इज़ या जो है वॉज, मतलब जो है सिंगुलर वर्ब्स को यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। बढ़े आगे, चलो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मुझे अभी भी याद आया, मैं इसको फटाफट आपके सामने लिख देता हूँ। ये 48 आवर है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बहुत लोगों को। ये मैंने वीडियो को कट करके यहाँ लिख दिया है इन सेंटेंसेस को, एक बार में समझ जाओगे अगर आप फोकस के साथ देखोगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बार बार व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछते हो हुआ क्या है। ये 48 आवर्स को कहीं कहीं आप देखोगे 48 आवर्स, और कहीं कहीं आप देखोगे 48 ऐसा 48 आवर। देखो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे 48 आवर है ना। अब देखो ये 48 आवर ऐसा नहीं है, 48 आवर की बात हो रही है तो इसी की बात कर रहे हैं हम। 20 रुपीज़ लिखा होगा, 10 kg लिखा होगा, समझ गए ना मेरी बात को। कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसको कभी कभी बीच में हाइफन लगा के आपने आवर्स ना लिख के आवर लिखा होता है, कभी कभी आप सीधे सीधे 48 घंटे लिखोगे। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट फॉर 48 आवर्स। हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए 48 घंटों से, समझ गए। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या लेती है, अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट। 48 घंटे क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसको मुझे 48 घंटे ही लिखना है। 48 यहाँ पे एडजेक्टिव है, आवर्स यहाँ पे नाउन है, समझ गए मेरी बात को। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब जब कोई नाउन इस तरह से आए उसके पहले कोई नंबर हो, वो नंबर एडजेक्टिव बन जाएगा, वो नाउन हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। 48 है तो घंटे ही होंगे ना, आवर्स होंगे, समझ गए। अगला सेंटेंस देखो, द 48 आवर मैच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या था, मैच था। द 48 आवर मैच हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वो जिसकी वर्ब है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। रियली यहाँ पे एक जो है एडवर्ब है ना। अब ध्यान से आप देखोगे तो 48 आवर मैच के अंदर ये सब्जेक्ट हमारा जो है ना वो मैच है। मैच जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा कौन सा मैच भाई, लंबा मैच, छोटा मैच, नहीं वो वाला 48 आवर वाला मैच। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 48 आवर है ना, पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब ये 48 आवर पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, तो इसको 48 आवर्स नहीं लिखा जाता। एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जाता। इसको क्या करना है, अब यहाँ पे बीच में हाइफन लगाना है और आवर से कर देना आवर। द 48 आवर मैच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। समझ गए मेरी बात को। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये मैच है ना, इस मैच के लिए एडजेक्टिव बन के आया है। एडजेक्टिव बन के आया है तो हमने यहाँ पे इसको आवर लिखा है, ना कि आवर्स। यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया था, इसमें आवर्स एडजेक्टिव नहीं था, एक नाउन की तरह काम कर रहा था, कॉमन नाउन की तरह। 48 एक एडजेक्टिव था। अगर ये पूरा एडजेक्टिव होता तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनता, फोर का। कहाँ से लाते हैं आप ऑब्जेक्ट, आवर्स को बनाना पड़ा, इसलिए मैंने इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा। अब अगला आ जाओ, दिस कॉन्सेप्ट इज 48 आवर्स लॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट जो है 48 घंटे लंबा है। अब देखो ये दिस कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट है, इस लिंकिंग वर्ब है, 48 घंटे लॉन्ग एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझो मेरी बात को, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लास्ट में क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है। अगर ये मैं नाउन मान लूँ तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, नहीं आता। कहने का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन होकर के हमारे पास ना होकर के एक है जो है एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो 48 आवर्स भी एडजेक्टिव है, और ये अगर एडजेक्टिव है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 48 आवर। जैसे एडजेक्टिव बना, आवर्स के पीछे का एस निकाला, 48 और आवर के बीच में एक हाइफन लगाया, बना दिया इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव। समझ गए। दिस कॉन्सेप्ट इज 48 आवर लॉन्ग। और देखो 48 आवर आर नॉट, कहाँ गया, 48 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। 48 घंटे एक बहुत लंबा पीरियड है। इसको बड़े ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन होगी आपको। घंटे हैं, आर लगा हुआ है, सब कुछ सही है, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब इस तरह का एक नाउन या जो वो बन करके आ जाए ना, सब्जेक्ट बन करके आ जाए, आपको क्या करना है, इसको एक एडजेक्टिव मान करके ट्रीट करना है। 48 आवर इज़ अ लॉन्ग पीरियड, इस तरह से आप लिखते हैं। किसी भी मेजरमेंट को, जब किसी नाउन की मेजरमेंट होती है ना, 2 kg, 48 आवर, 20 रुपीज़, 5 किलोमीटर्स, उसको हम सब्जेक्ट की तरफ लिखते हैं जब भी हम उसको कभी भी काउंटेबल ना मान करके एक अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं और हम बना देते हैं उसको इज़। 48 घंटे इज़ अ लॉन्ग पीरियड। मेजरमेंट्स को हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है उनके साथ में हमें लगानी है। समझिए कॉन्सेप्ट को। जब ये नाउन बनेगा तब तक 48 आवर्स आएगा, जब ये एडजेक्टिव बनेगा 48 आवर आएगा, बीच में हाइफन लगा के। जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा किसी भी सेंटेंस का, और कैसा सेंटेंस जिसमें लिंक वर्ब लगी हो, तब हम इसको ट्रीट करेंगे एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह, और साथ में इसके यूज़ करेंगे एक, क्या यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे जो है सिंगुलर वर्ब को। अब मैं यही काम है ना 20 रुपये पे भी करके दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करूँगा। वी हैव अ 20 रुपीज़ नोट। हमारे पास क्या है, नोट है।
अच्छा 20 रुपीज़ क्या कर रहा है, इस नोट के बारे में बता रहा है। अच्छा ये नोट के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके पीछे एस क्या कर रहा है, निकाल दो। वी हैव ए 20 रुपी नोट, समझ गए। चलो वी हैव 20 रुपीज़, हमारे पास क्या है 20 रुपये हैं। अच्छा रुपीज़ क्या है, हमारे इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन है, नाउन है तो मतलब 20 हो गया एडजेक्टिव। इस 20 एडजेक्टिव के कारण पीछे आएगा रुपीज़, ना कि रुपी लिखेंगे। वी हैव 20 रुपीज़। आगे देखो, दिस इज ए 20 रुपी नोट, ये है एक 20 रुपये का नोट। क्या है ये, 20 रुपये का नोट। कैसा नोट, 20 रुपये का नोट, ठीक है। ये दिस और यहाँ पे नोट दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो 20 रुपये क्या कर रहा है, इस नोट से पहले आकर के एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एज निकाल दो और पीछे लगा दो इसके बीच में हाइफन। दिस इज ए 20 रुपी नोट, बिल्कुल ऐसा ही है, वी हैव ए 20 रुपी नोट। और देख लो 20 रुपीज़ आर नॉट अ बिग अमाउंट। 20 रुपीज़ कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। शुरू में आके क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। बीच में क्या लगी हुई है, लिंक वर्ब लगी हुई है। अच्छा सर ने बताया जब जब शुरू में आएगा लिंक वर्ब बीच में लगी होगी और मेजरमेंट की बात हो रही है, रुपीज़ को मेजर कर रहे हैं, 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये, मेजरमेंट्स को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। हम लिखते हैं 20 रुपी इज नॉट अ बिग अमाउंट। समझ गए, रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट बार बार आता है, हर जगह आप देखोगे कंफ्यूज भी होगे, कन्फ्यूजन आपकी यही उतार देता हूँ मैं। बढ़े आगे, चलो कह रहे दीज डेटा and others indicating a slowing pace of case doubling must be viewed against the backdrop of vastly different testing rates। कह रहे जो डेटा है ना, ये सारे के सारे जो हमने तथ्य निकाले हैं, जो आंकड़े निकाले हैं, और अदर्स और इसके ऐसे दूसरे, कह रहे डेटा को है ना जो कि इंडिकेट कर रहे हैं एक स्लोइंग पेस को, जो कि दिखा रहे हैं हमें एक कम होती हुई रफ्तार को, केसेस के डबल होने की, दुगने केस होने की हमारे देश में। कह रहे हैं डेटा को व्यू किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस में इन डेटा को मस्ट बी व्यूड, देखा ही जाना चाहिए। और किसके हिसाब से, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, उस बैकड्रॉप के अगेंस्ट, उस भूमिका के अगेंस्ट, उस पृष्ठभूमि के अगेंस्ट। और वो कौन सी है, वास्टली डिफरेंट टेस्टिंग रेट्स अमंग स्टेट्स, जो स्टेट्स के बीच में टोटली बहुत बड़े लेवल की डिफरेंस है ना टेस्टिंग रेट्स का, उसके जो है बैकड्रॉप के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि में। अब इस सेंटेंस का पहले मतलब समझो। कह रहे आप डेटा को देख रहे हो कि डबल हो रही है, कम हो रही है रफ्तार, मान ली आपकी बात ठीक है, पर इसको पूरे इंडिया का ना देख करके स्टेट बाय स्टेट देखो। कई स्टेट्स बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर रही हैं, कई स्टेट बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग नहीं कर रही हैं। इस डेटा का कोई मतलब नहीं है जब तक पूरे देश का आप निकाल करके ला रहे हो। पूरे हर स्टेट का डेटा निकालो, फिर इस डेटा को आप देखो तो आपको पता लगेगा डबलिंग वास्तव में कम हो रही है या नहीं कम हो रही। समझ गए ना, बैक ड्रॉप होती है पृष्ठभूमि या भूमिका, सीनरी बोलते हैं ना, बैक के अंदर जो ड्रॉप होती है सीनरी, उसको भी हम जो है बैक ड्रॉप बोलते हैं। तो कह रहे आप वॉस्टली डिफरेंट टेस्टिंग की सीनरी देखोगे, उसके बाद बताना ये डेटा को कैसे देखा जाना है। कह रहे दिल्ली हैज़ रैम्प्ड अप टेस्ट पर मिलियन पीपल एंड ऑल्सो रिपोर्टेड ए हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस। कह रहा दिल्ली रैम्प अप कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेवल अप कर चुका है, ऊंचे लेवल पे ला चुका है टेस्ट पर मिलियन पीपल को, टेस्ट हर 1-10 लाख लोगों के ऊपर। और कह रहा है साथ ही साथ इसी दिल्ली ने हैज़ रिपोर्ट भी कर चुका है एक हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस को, एक ज़्यादा बड़े प्रतिशत को पॉजिटिव केसेस की। किसके मुकाबले, करेक्ट, कंपेयर टू, तुलना में, मुकाबले, पॉपुलस वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, जो ये दो स्टेट्स हैं जो बड़ी पॉपुलस हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली हैं। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं, कह रहा विच हैव डन फार फ्यू टेस्ट एंड येट फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस, जो कि कर चुकी हैं, विच हैव डन, जो कि कर चुकी हैं बहुत कम टेस्ट को, फार फ्यू टेस्ट को, फिर भी फाइंड करती हैं एक ज़्यादा बड़े शेयर को पॉजिटिव केसेस के। कहने का मतलब क्या, दिल्ली के टेस्ट ज़्यादा, इनके टेस्ट कम, फिर भी दिल्ली में जो मरीज़ मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मरीज़ यहाँ मिल रहे हैं। मतलब इन दोनों स्टेट्स को आप एक साथ लेकर के पूरे इंडिया की एवरेज मत निकालो। दिल्ली और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में बहुत फ़र्क है, ये तो मिट्टी के अंदर है स्टेट्स, तो बहुत सारे मरीज़ हैं, टेस्ट कम कर रही हैं। दिल्ली से इनकी एवरेज जो है आप एवरेज आउट कर रहे हो, इन पर ध्यान लोगों का कम जाएगा। समझिए कहने का मतलब क्या है, विच प्लूरल चीज़ों के लिए भी लगता है, या वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश दोनों के लिए विच लगा सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था सर विच तो सिंगुलर होता है ना, नहीं भाई प्लूरल भी होता है, विच दैट किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। कह रहा केरला has managed to trace, test, क्वारंटीन एंड ट्रीट इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग न्यू इन्फेक्शंस। कह रहा केरला मैनेज कर चुका है, केरला इस काम को करने में सक्षम रहा है। और क्या करने में, मैनेज के बाद टू आता है हमेशा, टू टेस्ट करने में, टू टेस्ट करने में, टू क्वारंटीन पकड़ के रखने में, और सही से जो है ट्रीट करने में इफेक्टिवली। और कैसे, कह रहा प्रिवेंट करते हुए नए इन्फेक्शंस को। यहाँ पे प्रिवेंटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन बता रहा है। केरला ने ये सब काम मैनेज किया
इस काम को साइमल्टेनियसली करते हुए, प्रिवेंट करते हुए नए इन्फेक्शंस को। समझ गए ना? साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है? दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक काम को हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ दिखाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये टू है ना, इन सब के आगे है टू टेस्ट, टू ट्रेस, टू क्वारंटीन एंड टू ट्रीट। यहाँ कन्फ्यूजन आपको तब होती है जब इस टेस्ट के बीच में एक बड़ा सा क्लोज आ गया होता, फिर ट्रेस आया होता, तो आप क्या बोलते हैं, सर केरला ट्रेसिस क्यों नहीं होता, केरला क्वारंटीन्स क्यों नहीं होता? मेरे भाई इसलिए नहीं होता, ये सब के सब टू से जुड़े हुए हैं, टू टेस्ट, टू ट्रेस, टू क्वारंटीन है, ये सब के सब इन्फिनेटिव का पार्ट है, टू इन्फिनेटिव जो उससे बने हुए हैं। बढ़े आगे, कह रहे द हाईएस्ट प्रेवलेंस can be mapped to states with high economic output and significant urbanization। कह रहे जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है ना, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस है इस टेस्ट के, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होने की जो क्वालिटी है, प्रेवलेंस है, वो मैप की जा सकती है, लिंक की जा सकती है वो नक्शे के ऊपर, और किसके साथ? उन स्टेट्स के साथ जिनका हाई इकोनॉमिक आउटपुट है, बहुत ज़्यादा जिनके पास इंडस्ट्री है, और जिनके पास अर्बन जो है, अर्बनाइजेशन है, सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे शहर ज़्यादा है, या और बोथ, या फिर दोनों ही चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा हैं, सच एज जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट्स ऐसी हैं, बड़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, कम गांव हैं, इस वजह से हाईएस्ट जो है ना प्रेवलेंस इन केसेस की इनके साथ मैप की जा सकती हैं। देखिए मैप हमेशा अपने पास टू लेता है, दिस थिंग कैन बी मैप्ड टू दैट एरिया। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको यूँ बोलूँ, यार ये वाले आम कहाँ पाए जाते हैं? अल्फांसो वाले जो आम हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलो द प्रोडक्शन ऑफ अल्फांसो एंड जो मैंगोज कैन बी मैप्ड टू महाराष्ट्र। मतलब क्या कहने का? मैप के ऊपर आपने लिया महाराष्ट्र पे जो आपने अपनी उंगली रखी और बोला ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे अल्फांसो मिल रहे हैं। ये मैप्ड टू जो है ना वर्ब यही बताती है, किसी चीज़ की तरफ, मैप की तरफ इशारा करना और किसी चीज़ के बारे में बताना, ये चीज़ यहाँ पाई जा रही है। चीज़ों के पीछे का मतलब समझना है आपको। मैप्ड टू समझ के खाली यूँ नहीं समझ लेना लिंक्ड टू लिखा सर ने, चलो लिंक्ड टू, मैप टू को ऐसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ें, कह रहे अदर फैक्टर्स मे बी ड्राइविंग अप केस नंबर्स इन एमपी, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी एंड JNK। कह रहे और दूसरे फैक्टर्स जो है ना वो ड्राइव अप कर रहे होंगे केसों के नंबर को इन सारी की सारी स्टेट्स में। ये सारी स्टेट्स क्या हैं? जो ऐसी स्टेट्स हैं ना तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, ना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोई दूसरे कारण है इनके अंदर केसेस को शूट अप या ड्राइव अप या इनकी जो रफ्तार को ऊपर लाने में। बढ़े आगे, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है हमेशा, जो बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं इसको। किसी भी बच्चे को अभी यहाँ कन्फ्यूजन हो, किसी को भी है ना, माइंड इट, अगर आपको लग रहा है ये मे के बाद में ड्राइविंग अप क्यों नहीं लिखा हुआ सीधे सीधे और बी बीच में क्यों लगाया हुआ है, आपके बेसिक्स जो है ना बड़े कमज़ोर हैं। ये मैं आपको फॉर्मूला की तरह करवा चुका हूँ, मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं ना उस तरीके से टेंसेस को, क्यों आपको कब बी लगाना है और क्यों आपको कब बी नहीं लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टेंसेज मेरे भाई सीखें, उसके बाद इस झमेले में पढ़ें, ठीक है ना। यहाँ डाल देता हूँ टेंसेज नहीं सीखा तो इंग्लिश सीखने का काम जो है आपका ज़िंदगी भर अधूरा रह जाएगा। कह रहे द मोस्ट रिसेंट ICMR डेटा अपीयर टू शो अ स्पाइक डैश 2154 न्यू केसेज इन अ सिंगल डे रिपोर्टेड ऑन अप्रैल 18। अब देखो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। 17 तक को तो गवर्नमेंट ने बोला केस के होने की रफ्तार हो गई है कम, 18 को सबसे ज़्यादा केस जो है ना आज तक के जो अपने को मिले इंडिया में वो मिले 18 तारीख को। कह रहे जो सबसे रिसेंट ICMR का डेटा आया है ना वो अपीयर होता है, दिखाता हुआ, अपीयर टू शो एक उछाल को, स्पाइक को। और कैसा उछाल है? इतने केसेस एक सिंगल डे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं जो कि अप्रैल 18 को। समझ गए ना? सिंपल सेंटेंस है। डेटा प्लूरल होता है इसलिए अपीयर लिख रहा हूँ, अगर सिंगुलर होता ना डेटा, अगर यहाँ पे सिंगुलर डेटा की फॉर्म डेटम होती, डेटम, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? अपीयर्स। डेटा इज प्लूरल, डेटम इज सिंगुलर। नाउन वीडियो में आपको मैं करवा चुका हूँ किस तरह से ये सिंगुलर प्लूरल में चेंज होते हैं स्पेशल नाउन्स। कह रहे दीज are clear pointers for the center and states as they try to reconcile public health and economic measures to alleviate the deep distress। कह रहे ये जो है ना these, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये क्लियर पॉइंटर्स हैं, साफ साफ निशाना साधते हैं सेंटर और स्टेट्स की तरफ, मतलब उनके लिए क्लियर हिंट है ये ऊपर वाले पॉइंट्स। क्यों? कह रहे एज, जैसे कि एज दे ट्राई, अब ये दे कौन है? सेंटर एंड स्टेट्स। जैसे सेंटर और स्टेट्स ट्राई करते हैं रेकनसाइल करने का, मेल बिठाने का पब्लिक की हेल्थ में और इकोनॉमिक मेजर्स में, आर्थिक कदमों में, क्यों? एलिविएट करने के लिए, शांत करने के लिए डीप डिस्ट्रेस, गहरी जो एंग्जाइटी है, परेशानी है, और जो डैमेज, जो चोट है जो कि कोज टू मिलियंस, लाखों को कोज टू हो गई है, करोड़ों को अभी जो है परेशान किए हुए हैं। सेंटेंस समझा दूँ मैं क्या कहना चाह रहा है? यह डेटा ना सेंटर और स्टेट्स के लिए आने वाली एक हिंट है,
तूफान से आने की पहले की ना जो शांति है ना, वो वाली है आंधी से पहले का तूफान। कैसे? क्योंकि ये सेंटर वही सेंटर है और ये स्टेट वही स्टेट है जो ट्राई कर रहे हैं पब्लिक की हेल्थ को और आर्थिक गतिविधियों को मेल बैठाने की, रेकनसाइल करने की, है ना। ये वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूँ वोकेबलरी सीरीज के अंदर, रेकनसाइल करना क्या होता है। मेल बैठाने की ये कोशिश कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों में, लोगों को स्वस्थ भी रखें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलना भी रहने दें। अच्छा, ये क्यों करते हैं? ताकि ये राहत पहुंचा सकें जो डीप डिस्ट्रेस लोगों को मिली हुई है, परेशानी मिली हुई है, और जो डैमेज कॉज हो गई है मिलियंस को, लाखों लोगों को जो परेशानी कॉज हुई है, डैमेज कॉज हुई है। कॉज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अचानक से आई हुई V3 है, बता रही है किसी नाउन के बारे में, एडजेक्टिव तरह काम कर रही है, वो डैमेज जो कि कॉज टू है मिलियंस। समझ गए ना? एडजेक्टिव क्या होते हैं, अचानक से आई हुई V3 क्या होती है। बढ़े आगे। रेकनसाइल और एलिविएट दोनों के दोनों वर्ड्स वोकेबलरी सीरीज़ के अंदर मैं करवा चुका हूँ। अभी आप 2 वीक पहले का अगर वीडियो उठाओगे वोकेबलरी का, उसके अंदर मैंने अच्छे से इन वर्ड्स को आपको समझाया है, साथ में यूज़ भी करके दिखाया है। कह रहे गिवन द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ SARS-CoV-2 ऑन पीपल इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम फॉर दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीवियर इन्फेक्शंस। गिवन क्या होता है? गिवन का मतलब जब गिवन आ जाए अकेला किसी सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में, बिना किसी चीज़ के, दूसरे बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, इसका मतलब ये होता है जो दिया गया उसको देखते हुए। तो कह रहे दिया गया उसको देखते हुए। अच्छा, किसको? जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो अनिश्चितताएं हैं। और कैसी अनसर्टेनिटीज? जो कि सराउंडिंग हैं, जो कि घेरे हुए हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को CoV-2 के हमारे लोगों के ऊपर, जिनसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को जो घेरे हुए हैं ऐसी अनसर्टेनिटीज। कह रहे जिसमें शामिल है, इन अनसर्टेनिटीज में क्या शामिल है? शामिल है जिसमें मेडिकल आउटकम उन लोगों के लिए जो रिकवर हो गए हैं इस इन्फेक्शन से, है ना, जिनको कोरोना हुआ, ठीक हुए और घर चले गए। कह रहा है इसमें भी जो अनसर्टेनिटी शामिल है। कह रहा है इसको देखते हुए इंडियाज़ कोविड-19 स्ट्रेटजी हैज़ टू फोकस ऑन टेस्टिंग, कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑन द वन हैंड। इसको देखते हुए इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना इस वायरस की, उसको फोकस करना ही पड़ेगा टेस्टिंग पे, रोकथाम पे और इलाज पे। टेस्टिंग, कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट पे एक हाथ एक तरफ, है ना, एक तरफ तो इस तरफ इसको करना पड़ेगा फोकस ऑन द वन हैंड। अच्छा, दूसरी तरफ किस पे करना पड़ेगा? कह रहे डिस्ट्रेस एलिवेशन फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑन द अदर। डिस्ट्रेस जो एलिवेशन के काम है ना, जो लोगों की परेशानियों को शांत करने का काम है, और किनकी? ऐसे सेक्शंस की जो कमज़ोर हैं, जो चपेट में आ सकते हैं, दूसरे हाथ पे ऑन द अदर। समझ गए सेंटेंस को? इतना लंबा सेंटेंस है, सबसे मुश्किल सेंटेंस इस एडिटोरियल का यही था, और मैं यही आपको पढ़वाना चाह रहा था खुद से पहले, जो मैं आपको कह रहा था ना खुद पढ़ो आप। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखते हुए अनिश्चितताओं को जो कि घेरे हुए हैं लंबे टर्म के इफ़ेक्ट्स को इस वायरस के हमारे लोगों पे, और वो अनिश्चितताएं जिसमें शामिल है मेडिकल आउटकम उन लोगों का जो रिकवर हो चुके हैं इस बुरी बीमारी से, इसको देखते हुए इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना उसको फोकस करना चाहिए टेस्ट, कंटेन और ट्रीटमेंट पे। एक तरफ तो ये काम करना है इंडिया की स्ट्रेटजी को, और दूसरा काम क्या करना है? डिस्ट्रेस को एलिविएट करना है उन लोगों को जो वल्नरेबल हैं, जो चपेट में आ सकते हैं, जो लोग गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा जिनको, दूसरे हाथ की तरफ, दूसरी तरफ। समझ गए ना? एक तरफ तो लॉकडाउन को बनाए रखो, टेस्ट करते रहो, कंटेन करते रहो लोगों को, दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना पहुंचाते रहो, वल्नरेबल सेक्शंस भूखे ना मरे। अब आगे सेंटेंस मेरे ख्याल अब समझ में आ गया होगा आपको। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड हमेशा आप पेपर में देखोगे, इसका मतलब हमेशा ये होता है एक हाथ तो ये और दूसरे हाथ ये। कह रहा है एज द डिजीज हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड वंस अगेन, पेंडेमिक्स हैव द एबिलिटी टू क्विकली एक्सपोज अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज। कह रहा है जैसा कि, एज जब शुरू आए ना उसका मतलब होता है जैसा कि। कह रहा है जैसा कि ये डिजीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी है, दिखा चुकी है, शो कर चुकी है, एग्जिबिट कर चुकी है, एक बार फिर क्या एग्जिबिट कर चुकी है? कह रहा है जो महामारी है ना, जो पेंडेमिक्स हैं, कह रहा है उनके पास एबिलिटी है, उनके पास बड़ी ताकत है फटाफट से एक्सपोज करने की, फटाफट से दिखा देने की, सबके सामने ला देने की, इन इक्वालिटीज़ को, जो है असमानताओं को, जो है अंडरलाइंग, जो है अंदर छुपी हुई, जो है हिडन। समझ गए ना? हमेशा बीमारी जो है हर देश को उसकी औकात दिखा देती है। आपने जिन चीज़ों को छुपा रखा था इनइक्वालिटीज़ को, फटाफट उन अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज़ को सबके सामने एक्सपोज कर देती है। कोई भी महामारी हमेशा ऐसा करती है। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड अंडरलाइंग आया है, बहुत बार दिखाया मैंने, नीचे लाइंग बिछा हुआ, ऐसी चीज़ जिसको देख नहीं पा रहे हो, अंतर्निहित है, अंदर छुपी हुई है, अंडरलाइंग है, हिडन है, इनहेरेंट है या लेटेंट है। लेटेंट भी ये होता है छुपी हुई अंदर। कह रहा है फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव it has laid bare the inadequacy of public health system to roll out enough tests,
इन ऑल स्टेट्स। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए प्रोसेस कर रहा हूँ, ना कि मुझे जल्दी लगी है, मैं इसलिए प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी प्रोसेस करने लायक है। टुच्चा एडिटोरियल है ये, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। कह रहा है एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से, अगर आप चिकित्सा के जो है मनस्थिति से देखो, चिकित्सा की नज़र से देखो, तो कह रहा है इट हैज़ लेड बेयर। कौन है भाई यहाँ पे इट? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इट है मेरे भाई ये बीमारी। इस बीमारी ने लेड बेयर कर दिया है। ले मतलब बिछाना, बेयर मतलब बिना कपड़ों के। इस बीमारी ने बिना कपड़ों के दिखा दिया सबको। इस बीमारी ने एक्सपोज कर दिया है इन एडिक्वेसी को, हमारे देश की कमियों को। और किस चीज़ के अंदर? पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, हमारे देश के चिकित्सा के सिस्टम की। और किस काम का, किस चीज़ की इनएडिक्वेसी है? रोल आउट इनफ टेस्ट इन ऑल स्टेट्स। रोल आउट करने की, शुरुआत करने की, कैरी आउट करने की पर्याप्त टेस्ट को सब के सब स्टेट्स के अंदर। और क्या करने की? टू डिटरमिन, इस चीज़ को पक्का करने की, सुनिश्चित करने की, वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स। कहाँ पे रोकथाम के जो कदम है ना, वो अचीव करेंगे, पाएंगे सबसे अच्छे नतीजों को। और किस चीज़ की? एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। और प्रोवाइड करने की आईसीयू फैसिलिटी को ऐसे इलनेस वाले पेशेंट्स को जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से जूझ रहे हैं, जिनको सांस लेने की ताकत जा चुकी है। समझ गए सेंटेंस को? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसने हमें औकात दिखा दी है। इस बीमारी ने हमारे देश के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो हम फटाफट से टेस्ट कर पा रहे हैं सब स्टेट के अंदर, ना डिटरमिन कर पा रहे हैं कहाँ पे कंटेनमेंट मेजर्स सबसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हॉटस्पॉट बना करके बैठे हैं, और साथ में नाम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अच्छे से आईसीयू फैसिलिटीज़ को उन पेशेंट्स को जिनको सांस की बीमारी है, बहुत ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी सांस की इलनेस है। समझ गए ना? इस तरह से लेड बेयर किया है इनएडिक्वेसी को पब्लिक हेल्थ सिस्टम की। इन एडिटोरियल्स को लेकर के कोई गुस्सा मत हो जाया करो, सर ये क्या आपने बोल दिया। भाई ये हकीकत है, सच्चाई है, और अपने यहाँ नहीं पूरी दुनिया को औकात दिखाई है। इट का मतलब किसको है? हमारी बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा है, ये सारी दुनिया की बात कर रहा है। सब परेशान है इस बीमारी से। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, द नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो व्हेन अ फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटजी इज अटेम्प्टेड। आगे देखते हुए जो ज़रूरत है ना टेस्टिंग की, नीड फॉर टेस्टिंग, वो सिर्फ तभी ग्रो कर सकती है, वो तभी बढ़ सकती है जब एक फेज्ड एग्जिट स्ट्रेटजी को अटेम्प्ट किया जाता है। सिस्टम वार इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी को लगाया जाता है। इस सेंटेंस में एक हिडन मीनिंग है इस ओनली नाम के एडवर्ब के कारण, मैं आपको एडजेक्टिव के कारण फटाफट देखो, आप इसको समझ नहीं पाए ज़्यादातर लोग। आगे देखते हुए जो नीड है ना टेस्टिंग की, वो महज बढ़ने ही वाली है। ओनली ग्रो का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ तभी बढ़ेगी। ओनली ग्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ वो बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। और कब? जब एग्जिट स्ट्रेटजी को आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे ही लॉकडाउन को आप धीरे धीरे करके फेज वाइज मेजर में हटाते हो, तो टेस्टिंग की जरूरत सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। कह रहा द टेस्टिंग डेटा जनरेटेड बाय ऑल लेबोरेटरीज शुड बी कंप्लीट and shared in real time transparently by the center to aid policy making। जो टेस्टिंग का डेटा है जो कि अचानक से IUV3 जनरेटेड बाय, जिसको जनरेट किया गया है, वो डेटा जिसको बनाया गया है सब लेबोरेटरीज के द्वारा, वो डेटा शुड बी कंप्लीट, वो हमेशा हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। एंड शुड बी शेयर्ड, और उसको शेयर किया जाना चाहिए, सबके साथ साझा किया जाना चाहिए। और कैसे? रियल टाइम में। रियल टाइम क्या होता है? 9:01 पे मेरे पास आया, 9:01 पे इंटरनेट पे सब स्टेट्स में पहुंच गया। रियल टाइम मतलब कंकरेंटली, हाथों हाथ वो किया जाना चाहिए शेयर। और कैसे? ट्रांसपेरेंट मैनर में स्टेट्स के द्वारा। और क्यों? एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर सब स्टेट्स को पता लगे, सारे सेंटर को पता लगे क्या हमारे देश में चल रहा है। अगर रियल टाइम डेटा आप ट्रांसमिट करोगे तभी ऐसा हो सकता है। समझ गए ना सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है? शुड बी के बाद में कंप्लीट लगा है और शुड के बाद में शेयर लगा है। शुड बी यहाँ पे भी आपके जो है इसके अंदर जो है एडेड है ऑटोमेटिकली। कह रहा है एज साइकोलॉजिस्ट आर पॉइंटिंग आउट द रिस्पॉन्स टू HIV टेस्टिंग ओवर 2 decades अगो ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना, मनोचिकित्सक हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं वो। और क्या कर रहे हैं? कह रहे जो रिस्पॉन्स है ना HIV टेस्टिंग की तरफ, HIV टेस्टिंग का 2 दशक पहले, 20 साल पहले ड्रामेटिकली वो इम्प्रूव हुआ। बड़े ड्रामेटिकली मतलब बड़े जो है बड़े लेवल पे वो अच्छा हुआ। कब? व्हेन पीपल सॉ होप ऑफ ट्रीटमेंट, जब लोगों ने देखी
ट्रीटमेंट की होप, जब लोगों को लगा हमारा इलाज हो सकता है। और व्हेन पीपल गॉट एक्सेस टू टेस्ट, जब लोगों को मिल गया टेस्ट का एक्सेस। एंड व्हेन पीपल वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन, जब लोगों को प्रोटेक्ट किया गया गालियों से, लोगों की जो है अक्यूज से, ब्लेम से, जो है स्टिग्मेटाइजेशन से, और किससे, जीनोफोबिया, जो डर होता है बाहर से आने वाली चीज़ों का, नई चीज़ों का। कहने का मतलब क्या, HIV के पेशेंट आगे नहीं आते थे, उनको लगता था एक तो हमें गालियाँ पड़ेगी, दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है, तीसरा टेस्ट बहुत महंगे हैं, और चौथा हमको सब यूँ सोचेंगे जीनोफोबिक हैं, तो जीनोफोबिया हो जाएगा हमारे लिए, अछूत समझेंगे लोग हमको, हमसे डरेंगे, दूर भागेंगे। कह रहा है ये तब बड़ा साइकोलॉजिस्ट पॉइंट आउट करते हैं जब इम्प्रूव हो गई ये सारी की सारी चीज़ें, लोगों को होप भी दिखी इलाज की, एक्सेस भी मिल गया टेस्ट का, और लोगों को प्रोटेक्ट भी किया गया गालियों से दूसरे लोगों की। लोगों ने खुद आकर के बताया हमें HIV है, हमें दवा दुआ करके, समझ गए ना। ऐसा ही कोरोना के साथ करना है। कह रहा है दिस वुड अप्लाई इन गुड मेजर्स टू कोविड-19, ये अप्लाई होगा बड़े अच्छे तरीके से, गुड मेजर्स, बहुत बड़े स्केल पे कोविड-19 के ऊपर भी। ये लास्ट वाला सेंटेंस है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, सेंटेंस लंबा और कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, महा कंफ्यूजिंग, देखना ध्यान से। कह रहा फ्लैटनिंग द कर्व विल रिक्वायर क्लियर मैसेज ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। कर्व को फ्लैटन करने का जो काम है, ऊपर मैंने आपको सिखा दिया, कर्व को फ्लैटन करना मतलब इन्फेक्शंस को कम करना। इन्फेक्शंस को कम करने का जो काम है ना, उसको ज़रूरत होगी साफ साफ संदेश की, क्लियर मैसेज की प्रिवेंटिव हेल्थ पे। प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होती है, अपनी हेल्थ को आप प्रिवेंशन के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बचा लो। तो कह रहे एक तो साफ साफ मैसेज दो आप लोगों को कि ऐसे आप कोरोना से बच सकते हैं, एकदम साफ साफ मैसेज मिले। अच्छा, और कैसे कैसे होगा ये, दूसरे क्या जरूरत होगी इसको, कह रहे स्टेप्स टू हेल्प पीपल मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वारंटीन वेयर इंडिकेटेड, और उन कदमों से जो हेल्प करें लोगों को मेंटेन करने में स्ट्रिक्ट क्वारंटीन को, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को, जहाँ जहाँ इसको इंडिकेट किया गया है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन को लगाया गया है। और कैसे, विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक लॉसेस, बिना सहे इकोनॉमिक लॉसेस को। तो ऐसे स्टेप भी उठाने पड़ेंगे ताकि लोग क्वारंटीन के अंदर घरों से बाहर निकल करके कुछ इकोनॉमिक लॉस खाए बिना अपना काम भी कर पाएँ और क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली मेंटेन भी कर पाएँ, ऐसे स्टेप्स के जरिए। और स्टेप्स किस चीज़ के लिए, टू कैरी आउट, अब यहाँ पे टू लगा नहीं हुआ, टू कैरी आउट रेगुलर सर्वेलेंस टेस्टिंग एंड सिम्टम मॉनिटरिंग। कैरी आउट करने के लिए, अंजाम देने के लिए, हर रोज़ सर्वेलेंस टेस्टिंग के लिए और सिम्टम की मॉनिटरिंग के लिए लोगों के अंदर किसके अंदर सिम्टम पाए जा रहे हैं। सेंटेंस महा कन्फ्यूजिंग है, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से दिख जाएगा आपको। फ्लैटन द कर्व को रिक्वायर होगी इन चीज़ों की। अब देखो पहली चीज़ कौन सी है, पहली चीज़ है ये वाली क्लियर मैसेज। अच्छा, दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरी चीज़ है स्टेप इस चीज़ का, लोग जो क्वारंटाइन को मेंटेन कर पाएँ इकोनॉमिक लॉस को सही बिना। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या एंड लगा के बता रहा है, स्टेप कैरी आउट करने का, ऐसे स्टेप उठा पाएँ जिससे हम कैरी आउट कर पाएँ रेगुलर सर्वेलेंस को, टेस्टिंग को और सिम्टम मॉनिटरिंग को। तो इस स्टेप के बाद जो टू लगा है ना, वही स्टेप जो है स्टेप टू यहाँ भी लिखा हुआ है, स्टेप्स टू कैरी आउट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर इसकी आप पार्सिंग कर लो, मैं जिस तरीके से बताता हूँ आप खुद समझ जाओगे स्टेप्स टू यहाँ पे क्यों आया, पार्सिंग करते ही आपको समझ में आ जाएगा। 2 प्लस में V1 लगती है, यहाँ पे 2 प्लस V1 लगनी थी, जो यहाँ पे 2 प्लस V1 में 2 यहाँ से निकाल दिया है, V1 इसने लगा दी है, समझ गए ना। छोटे छोटे हिंट्स होते हैं ये। हेल्प पीपल मेंटेन, इसको आप 4 तरीके से लिख सकते हो, बार बार मैं आपको बताता हूँ। हेल्प पीपल मेंटेन इज इक्वल टू हेल्प पीपल टू मेंटेन इज इक्वल टू हेल्प पीपल इन मेंटेनिंग इज इक्वल टू हेल्प पीपल मेंटेनिंग। चारों में से कुछ भी हो सकता था और चारों सही होते, एग्जाम में चारों में से कोई भी आपके सामने आ सकता है। अच्छा लगाओ तो जरूर से, चलो कुछ और मत करो, आप लाइक वाइक मत करो, आज आप ऐसा करो समरी लिख दो सबके सब, जो नहीं लिखते हैं ना 150-200 लोग लिखते हैं, आज मैं चाहता हूँ 300 लोग समरी लिखें। 400-500-1000 लोग लिख सकते हो आप, 8-10 हज़ार लोग जो हैं व्यूअर्स होते हैं अपने हर वीडियो के, तो 300 समरीज लिखनी है आज। दूसरी चीज़, आपको जो क्विज़ मैंने पूछा है उसके आंसर, चलो ज़रूर से अपना स्कोर मुझे बताना, आउट ऑफ 4 कितना आया। इजाज़त दें मुझे, अगली वीडियो तक के लिए मिलूंगा शाम को खबरी पे। आज मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव आऊँगा खबरी पे शाम को 6:30-7 बजे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।